हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल शिक्षा द एजुकेशन पॉइंट पर। पिछले वीडियो में हमने 10th क्लास की हिंदी की पुस्तक क्षितिज के काव्य खंड के अंतर्गत आने वाले पाठ फसल के भावार्थ को समझा था, जो कि नागार्जुन जी द्वारा रचित है। आज इस वीडियो में हम इसी पाठ के प्रश्न उत्तर समझेंगे और यह देखेंगे कि उन्हें कैसे अपनी कॉपी में लिखना है। लेकिन यदि आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं सुना है तो उस वीडियो की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने दी हुई है। आप पहले जाकर उसके भावार्थ को समझें ताकि आपको प्रश्न उत्तर को समझना आसान हो जाए। तो चलिए बिना समय गंवाए अपने वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर फसल पाठ के पहले प्रश्न में कहा क्या पूछा गया है? यह पूछा गया है कि कवि के अनुसार फसल क्या है। तो पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था कि कविता में ही कवि ने यह प्रश्न किया है कि फसल क्या है, और कविता में ही कवि ने इसका उत्तर भी दिया है। कवि क्या कहते हैं कि कवि के अनुसार फसल मिट्टी, धूप, हवा का मिला जुला स्वरूप है। मैंने आप लोगों को समझाया था कि फसल में इन सभी चीज़ों को का उपयोग होता है, इन सभी चीज़ों के बिना फसल नहीं हो सकती। तो यह सभी का मिला जुला रूप होता है, जिसमें मिट्टी के गुण, सूर्य की किरणों का बदला हुआ रूप, हवा का प्राण एवं मनुष्य को द्वारा किया गया श्रम यानी मेहनत भी सम्मिलित होती है। अगला प्रश्न है, कविता में फसल उपजाने के लिए आवश्यक तत्वों की बात कही गई है। वे आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं? मतलब कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि फसल के लिए आवश्यक है, बिना इनके फसल उपज नहीं सकती है, फसल उग नहीं सकती है। तो फसल उपजाने के लिए जो आवश्यक तत्व हैं वह हैं मिट्टी, पानी, हवा, सूर्य का प्रकाश, और इन सभी का उपयोग करने के लिए किसानों द्वारा किया गया श्रम यानी मेहनत। प्रश्न नंबर तीसरा है, फसल को हाथों के स्पर्श की गरिमा और महिमा कहकर कवि क्या व्यक्त करना चाहता है? तो इसका उत्तर है, फसल पानी, मिट्टी, हवा, सूर्य का प्रकाश इन तत्वों का परिणाम ही है, परंतु मनुष्य का श्रम यदि ना हो तो फसल अपना रूप नहीं ग्रहण कर सकती। यानी कि मिट्टी भी है, हवा भी है, पानी भी है, सूर्य का प्रकाश भी है, लेकिन यदि किसान मनुष्य श्रम ना करे तो क्या फसल संभव है? नहीं, तब फसल हो ही नहीं सकती। परिश्रम से ही फसल का उगना, फलना, फूलना संभव है। अतः कवि ने मनुष्य के परिश्रम के महत्व को फसलों के लिए हाथों की स्पर्श की गरिमा और महिमा से बताया है। मतलब यहाँ पर जो कविता में कवि ने कहा है कि फसल हाथों के स्पर्श की गरिमा है, तो वहाँ पर यह कवि श्रम की तरफ संकेत करना चाह रहे हैं, मेहनत की तरफ इशारा कर रहे हैं कि यदि हाथों का स्पर्श ना मिला होता तो ये सारे साधन होने के बाद भी फसल नहीं उग पाती। तो यह यहाँ पर दूसरा संकेत भी है कि देखिए सारे साधन हमारे पास हैं, हमारे पास अच्छी नोटबुक है, अच्छी बुक है, अच्छी पेन पेंसिल्स हैं, सारे साधन हैं, लेकिन उसके बाद भी यदि हम मेहनत नहीं करेंगे तो हमको वो सब्जेक्ट, वो टॉपिक समझ में नहीं आएगा। हमको वो जो विषय है वो समझ में इसलिए नहीं आया क्योंकि हमारा श्रम उसमें नहीं लगा है। तो यहाँ पर कवि इस तरफ संकेत करना चाह रहे हैं कि साधन कितने ही हों, हमारे पास सारी चीज़ें हों, लेकिन यदि हम उसमें मेहनत ना करें, हार्डवर्क ना करें, तो उसका कोई महत्व नहीं रह जाता। वो सारा सामान भी फिर रखा रह जाता है या बेकार हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, भाव स्पष्ट कीजिए। उसमें पहला है कि रूपांतर है सूरज की किरणों का, सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का। तो यहाँ कवि क्या कहना चाहते हैं कि जो फसल की हरियाली है उसमें सूरज की किरणों के प्रभाव के कारण ही आती है। जो फसल की हरियाली है, यदि सूरज की किरणें उसमें ना मिले तो उसमें हरियाली नहीं आती है। आप भी अगर कभी, वैसे तो ये एक्सपेरिमेंट में थोड़ा सा प्लांट्स को हार्म होगा, नुकसान पहुंचेगा, लेकिन थोड़ा सा अगर आप चेक करना चाहें तो कर सकते हैं कि यदि आप किसी प्लांट को अंधेरे में ले जाकर रख देते हैं, सूर्य का प्रकाश उन्हें नहीं मिल रहा है, तो धीरे धीरे उसकी जो हरी पत्तियां वो पीली पड़ने लगेंगी, पेड़ धीरे धीरे सूखने लगेगा। हालांकि ऐसा नहीं करना है, क्योंकि देखिए आप अगर इस तरह के एक्सपेरिमेंट करेंगे तो एक प्लांट की जान चली जाएगी। लेकिन हाँ, ये है कि कुछ समय के लिए अगर आप चाहें इस चीज़ को देखना तो कर सकते हैं। इसके बाद आगे कवि क्या कह रहे हैं, हवा का योगदान भी फसलों के लिए आवश्यक है। डेफिनेटली, जैसे कि अभी हमने इससे सेकंड नंबर के क्वेश्चन में देखा था कि कौन कौन सी चीज़ें हैं, आवश्यक तत्व हैं जिससे फसल होती है, तो वही कवि यहाँ कह रहे हैं कि हवा का योगदान भी फसल के लिए बहुत आवश्यक है। हवा थिरकती हुई चलती है और सिमट से कुट कर फसलों में समा जाती है। जो लाइन है, सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का, तो कवि कह रहे हैं कि जो हवा है वह थिरकती हुई चलती है और सिमट कर, सिकुड़ कर फसलों में समा जाती है। तो अगला भाग है इसी पाठ में रचना और अभिव्यक्ति का। उसके अंतर्गत कवि ने फसल को हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुणधर्म कहा है।
पहला है, मिट्टी के गुणधर्म को आप किस तरह परिभाषित करेंगे। तो मिट्टी के गुणधर्म से आशय जो है वह यह है कि मिट्टी में मिले प्राकृतिक तत्व, पोषक तत्व, जिनके कारण मिट्टी का स्वरूप बनता है। कैसे अलग अलग स्वभाव की, अलग अलग गुणों की मिट्टी होती है। कैसे कहीं किसी क्षेत्र में काली मिट्टी पाई जाती है, कहीं दोमट मिट्टी पाई जाती है, कहीं लैटराइट मिट्टी पाई जाती है ना। तो मिट्टी का स्वरूप जो है वो अलग अलग उनके पोषक तत्वों के आधार पर बनता है। और अलग अलग मिट्टी में अलग अलग गुण होते हैं, जैसा कि हमने पहले भी पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया था कि हर मिट्टी में अलग गुण होते हैं, जिसके कारण उसमें पर्टिकुलर उसी तरह की फसलें उगाई जा सकती हैं। दूसरा है, वर्तमान जीवन शैली मिट्टी के गुणधर्म को किस तरह प्रभावित करती है। आजकल की जो लाइफ स्टाइल है उससे मिट्टी पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो वर्तमान जीवन शैली में मनुष्य कृत्रिम पदार्थों का उपयोग, उत्पादन और उपभोग करके कचरे की को मिट्टी में छोड़ देता है। जैसे कि सबसे अच्छा अगर एग्जांपल हम इसका लें तो पॉलीथीन, ठीक है। हम प्लास्टिक का यूज़ करते हैं, जबकि प्लास्टिक कई जगह बैन हो चुकी है, फिर भी हम प्लास्टिक का यूज़ करते हैं। तो हम प्लास्टिक का उत्पादन भी कर रहे हैं, उसका उपभोग भी कर रहे हैं, जबकि हमें मालूम है कि ये ख़त्म नहीं होती ये चीज़। और अगर हम इसको ख़त्म करने की कोशिश करते हैं तो ये हमारे एनवायरनमेंट को, हमारे वातावरण को बहुत प्रदूषित करती है। लेकिन फिर भी हम इसका यूज़ करते हैं और फिर से हम कचरे की तरह मिट्टी में छोड़ देते हैं। ये अपशिष्ट मिट्टी में मिलकर उसके प्राकृतिक गुणधर्म को नष्ट करते हैं। पॉलीथीन और जो कई फैक्ट्रीज़ का जो केमिकल होता है, केमिकल वेस्टेज जो होता है, जो कचरा होता है, वो हम ऐसे ही छोड़ देते हैं मिट्टी में कचरे की तरह। धीरे धीरे वो हमारी ज़मीन में, मिट्टी में मिलता है और हमारी मिट्टी को दूषित कर देता है। पोषक तत्व का क्षरण करके मिट्टी के मूल स्वभाव को बदल देता है। मतलब कि उसमें जो उत्पादन क्षमता रहती है, मिट्टी के मूल तत्व रहते हैं, वो उस कचरे से, उस रसायनों से, केमिकल से वो खराब हो जाते हैं। अगला है, मिट्टी द्वारा अपना गुणधर्म छोड़ने की स्थिति में क्या किसी भी प्रकार के जीवन की कल्पना की जा सकती है। तो उत्तर है, मिट्टी द्वारा अपना गुणधर्म छोड़ने की स्थिति में मिट्टी का स्वरूप विकृत हो जाएगा, जिससे जीवन तो संभवतः नष्ट नहीं होगा, परंतु जीवन का रूप बदल जाएगा। मिट्टी के गुणधर्म को पोषित करने में हमारी क्या भूमिका हो सकती है, ये अगला प्रश्न है। तो मिट्टी के गुणधर्म को पोषित करने में जो हमारी भूमिका है कि हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए यहाँ पर कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं कि हम अधिक से अधिक संख्या में पेड़ों को लगाएं और जो लगे हुए हैं उनको संरक्षित भी करें। ऐसा नहीं कि छोटे छोटे स्वार्थ के लिए हम पेड़ों को काटना शुरू कर दें। तो पहले तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पेड़ लगाएं और जो लगे हुए हैं उनको संरक्षित करें। अगला है, उद्योगों के अपशिष्ट का उचित निस्तारण, यानी कि जो मैंने अभी आपसे कहा था पिछले क्वेश्चन में कि जो फैक्ट्रीज़ हैं वहाँ से जो केमिकल्स निकलते हैं, केमिकल वेस्टेज होती है, जो अपशिष्ट कचरा होता है, उसको हम ऐसे ही ना फेंक दें, उसको सही तरीके से उसका निस्तारण करें। मिट्टी की हानि करने वाले कारकों को जानकर उन्हें रोकने का प्रयास करें। और भी ऐसे जो फैक्टर्स हैं, ऐसे कारण हैं जिनके कारण मिट्टी का प्रदूषण हो रहा है, उनको रोकने का प्रयास करें। अगला पॉइंट है पाठ्येतर सक्रियता का। तो उसमें पहला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिंट मीडिया द्वारा आपने किसानों की स्थिति के बारे में बहुत कुछ सुना, देखा और पढ़ा होगा। एक सुदृढ़ कृषि व्यवस्था के लिए आप अपने सुझाव देते हुए अखबार के संपादक को पत्र लिखिए। सीधा सा क्वेश्चन है कि आप टीवी वगैरह के माध्यम से सुनते रहते हैं, देखते रहते हैं कि किसानों की कितनी ख़राब स्थिति चल रही है। तो आपके क्या सजेशंस हो सकते हैं, आप उनकी स्थिति को और कैसे सुधार सकते हैं। तो उसके लिए आप, सबसे अच्छा माध्यम अखबार होता है, आप इसके माध्यम से अपनी बातें कई लोगों तक पहुंचा सकते हैं एक साथ। तो इसके लिए आप अपने क्षेत्र के किसी भी न्यूज़पेपर के संपादक को, एडिटर को एक पत्र लिखिए। तो यहाँ पर मैंने उसका प्रारूप लिखा है, आप सभी लोग इससे हेल्प ले सकते हैं। चाहे तो इसको भी लिख सकते हैं, या अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं आप इसमें कुछ और ऐड कर सकते हैं, कुछ अपने वर्ड्स में लिख सकते हैं, तो वह भी लिख दीजिए। मैं आपको एक बार पढ़कर बता देती हूँ कि महोदय, मैं आपके समाचार पत्र दैनिक हलचल के माध्यम से सभी का ध्यान, यहाँ समाचार पत्र का नाम आप कुछ भी लिख सकते हैं, का ध्यान किसानों की समस्याओं की ओर आकर्षित करवाना चाहता हूँ या चाहती हूँ। भारत की अर्थव्यवस्था का आधार कृषि है, परंतु दुर्भाग्य है कि कृषि करने वाले किसानों की आर्थिक स्थिति अत्यधिक कमजोर है। बड़े व्यापारियों द्वारा उनका शोषण किया जाता है। हालात यह है कि आर्थिक तंगी के चलते किसान आत्महत्या तक कर लेते हैं। आर्थिक तंगी यानी कि पैसे की कमी के चलते। हमारा कर्तव्य है कि सरकार तक इन समस्याओं को पहुंचाएं, ताकि शासन यानी सरकार किसानों के भले के लिए योजनाएं बनाए। फसलों का बीमा, ऋण व्यवस्था यानी लोन की फैसिलिटी, फसलों का उचित मूल्य मिलना, इन सभी का प्रबंध यानी मैनेज करना भी शासन स्तर पर होना चाहिए। किसानों की दशा को सुधारना आज अत्यंत आवश्यक है। अगला प्रश्न है, फसलों के उत्पादन में महिलाओं के योगदान को हमारी अर्थव्यवस्था में महत्व क्यों नहीं दिया जाता है। इस बारे में आप अपनी क्लास में डिस्कस कीजिए। तो आपको इस विषय में अपनी क्लास में डिस्कस करने के लिए बोला है। आप सर्च कीजिए कि ऐसा क्या कारण है कि महिलाओं को हमारी अर्थव्यवस्था में उतना महत्व नहीं दिया जाता है फसलों के उत्पादन में।
तो वो आप डिस्कस कर सकते हैं। हालांकि आपकी हेल्प के लिए मैंने कुछ लाइन में इसके आंसर को लिखा भी है कि फसलों के उत्पादन में महिलाओं के योगदान को हमारी अर्थव्यवस्था में महत्व न देना ये महिलाओं के प्रति अन्याय है। किसान परिवार की महिलाएं पशुओं के चारे की कटाई से लेकर खेतों में भोजन पहुंचाना, फसलों को ढोना आदि अनेक कार्य करती हैं। ये भी तो उनकी हेल्प के लिए होता है ना, कि जो लोग फसलें उगा रहे हैं उनकी हेल्प इस तरह से तो हो रही है ना। महिलाएं घर के कितने सारे काम कर रही हैं, इवन खेत में आकर भी काम कर रही हैं, परंतु इन कार्यों को नहीं गिना जाता है। इन सभी को उनके श्रम के महत्व को समझना चाहिए और सामाजिक आर्थिक स्तर पर भी उनके श्रम का सम्मान करना चाहिए, समाज में भी और आर्थिक स्तर पर भी, कि वो फसलों को उगाने में जो किसान खेती कर रहे हैं उनमें जो उनकी मदद करती हैं, तो उन महिलाओं के भी श्रम को हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते, निगलेक्ट नहीं कर सकते। तो यहाँ पर आकर बेटे आप लोगों के प्रश्न उत्तर भी कंप्लीट हुए। आई होप कि आप सभी लोगों को समझ में आए होंगे, और रटना तो बिल्कुल भी नहीं है, उनको बार बार सुने, पहले अर्थ को समझें और उसके बाद प्रश्न उत्तरों को समझें। जब आप लिख रहे हैं तो कोशिश करें कि मोबाइल टीवी वगैरह ऑन करके ना लिखें, थोड़ा सा कंसंट्रेट होकर लिखें, बोल बोल कर लिखें, तो आपको रटना नहीं पड़ेगा, आपको पाठ और प्रश्न उत्तर सभी बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। तो आपको यदि कोई डाउट है आप कमेंट सेक्शन में लिखें, हमेशा की तरह मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। और यदि अच्छा लग रहा है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, एक अच्छे फ्रेंड की तरह उनकी भी हेल्प कीजिए। ओके, बहुत जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में। फ़िलहाल थैंक यू बच्चों।